ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने एंसेंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 को लेकर के। और ये हमारी सीरीज जो है वो चल रही है लगातार पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और ये किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हो या यूपीएससी की ही दे रहे हो, सबके लिए लाभदायक है। और आरओ के लिए तो चूंकि अभी बैच चल रहा है तो उसके लिए विशेष लाभदायक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त और गुप्तोत्तर से संबंधित है। और आइए अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक सूचना आप लोग देख लें कि हमारा जो है टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 3 था वो बैच फुल हो गया है। तो हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 जो है वो लॉन्च किया है। औ- और इसकी फी अभी 799 है। एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। तो आप लोग जो है अभी जल्दी से इससे जुड़ जाए, ताकि बाद में आप लोगों को ये शिकायत ना रहे कि सर जो है हम तो पहले से इंक्वायरी किए थे, बात किए थे और आप लोगों ने फ़ी बढ़ा दिया। देखिए, फ़ी बहुत वैसे भी हमारा कम है, 499 हमारे तीसरे बैच का था और बहुत थोड़ा सा बढ़ाए हैं क्योंकि इसको देने के पीछे बहुत वर्क करना पड़ता है। बहुत वर्क करके एक टीम होती है, तो सभी लोगों को कुछ देना होता है रुपया पैसा। तो बहुत फिर भी मार्केट की अपेक्षा अभी भी बहुत कम है। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। और इसमें जो है हम कराने वाले हैं वो रोज़ तो हम पीवाईक्यू करवाएंगे ही, रिवीजन। साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसमें करंट अफेयर्स प्लस हिंदी, मतलब आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप डेली क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करिए। मतलब एक तरीके से संपूर्ण पैकेज यहाँ रहेगा। और अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप संपर्क करें 7303375007। तो यहाँ आप बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सूचना समाप्त हुई। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा की गई। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर जो है वो सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, कह क्या रहा है कि गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी पूर्व श्री गुप्त द्वारा की गई थी। एकदम सही फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त प्रथम था कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। देखिए, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका प्रारंभ थी 319 से। देखिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय न होकर के, इसीलिए ये जो है गलत हो जा रहा है। यहाँ भी चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। और देखिए, इसकी व्याख्या इसलिए आप लोग देखें क्योंकि बहुत संभावना है आगे प्रश्न यहीं से बनने की। देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अक्सर यही पूछ लेता है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो श्री गुप्त द्वारा की गई थी। फिर समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश का। और सर्वप्रथम महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त जो है वो प्रथम था। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो हो गया। दूसरा प्रश्न आप लोग बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका भी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि है कि नहीं है। कुमारगुप्त, मंदसौर अभिलेख, पतिक, तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। आपको बताना है कि ये सब शासक हैं और इनका ये अभिलेख कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। देखिए सभी बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट करके। कुमारगुप्त, मंदसौर अभिलेख, पतिक, तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रभावती गुप्ता जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है। देखिए ये सब भी ध्यान देना है कि बहुत बार पूछ लेता है कि कुमारगुप्त का जो है प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, एकदम सही बात है। पतिक का जो है वो तक्षशिला अभिलेख है और समुद्रगुप्त का कौन सा है? एरड़ अभिलेख, ये भी सही है। लेकिन इसका जो है सी नहीं सही है। और थोड़ा सा इसका आप लोग व्याख्या देखें कि प्रभावती गुप्ता की उदयगिरी से कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए देखिए मैंने नोट में बता भी दिया है कि जो प्रभावती गुप्ता हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं और इनका कोई भी अभिलेख उदयगिरी से नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहुत से सोर्सों में इसका उल्लेख किया गया है जो कि गलत है। आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो उदयगिरी गुहा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये व्याख्या आप लोग देख लें और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम समृद्धि टीम से अनुरोध करेंगे कि वो जो है इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डलवा दें, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है, एकदम सही बात है। पतिक का तक्षशिला है और उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है और समुद्रगुप्त जो है वो एरड़ अभिलेख से संबंधित है। तीसरे प्रश्न पे आइए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। आपको कूट के माध्यम से बताना है कि 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है या 2 3 सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये 3 स्टेटमेंट है गुप्त वंश के बारे में, आप लोग बताइए। सभी कमेंट करके बताएं। तीसरा जो है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये एकदम सही है। और क्यों दावा करते थे ये तो थोड़ा सा विषेत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था, यही गलत है। और उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। क्योंकि दैवीय अधिकारों का दावा करने के पीछे का कारण ये था कि चूंकि इस समय जो है वो सत्ता का केंद्रीकरण नहीं रह गया था। छोटे छोटे सामंत उभर करके आए जो बहुत शक्तिशाली थे। तो चूंकि ये सामंतों के ऊपर शासन करते थे तो इसलिए इन्हें अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाना होता था। तो श्रेष्ठ दिखाना होने के पीछे सबसे बड़ा है कि भाई हमको तो दैवीय अधिकार है, हमको तो जो राजा बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है। तो जो काम मध्यकाल में बलबन करता है तो वही काम ये लोग यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आपके नीचे के सबऑर्डिनेट अगर ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं तो आपको ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। देखिए मौर्यों में ये सब चीज़ें नहीं था, वो देवपुत्र कहते थे, लेकिन चूंकि भले वो देवपुत्र कहते थे अपने आप को, लेकिन वो खुद बहुत शक्तिशाली थे और उनका जो साम्राज्य था बहुत ही केंद्रीकृत था। तो आपको ये भी फैक्ट जान लेना है कि गुप्तों में आए तो गुप्तों का जो ढांचा था वो केंद्रीकृत नहीं था, जबकि मौर्यों का जो ढांचा था वो बहुत ही केंद्रीकृत था। तो उसमें 1 और 3 सही है। भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया ही गया था, ये भी सही है। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। देखिए गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। मतलब ये जो है
दैवीय उत्पत्ति, मतलब ये इनका मानना था कि हम तो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये भी सही है। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था, मतलब गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था, मतलब छोटे छोटे राजाओं क्या, वही सामंत वर्ग जो होते थे उन्हीं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, मतलब ये जो सामंत लोग थे ये एक तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु थे, एक तरीके से उनकी संप्रभुता स्थापित होती थी कुछ मामले को छोड़ करके। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप इसको भी ध्यान रखिए। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्याख्या पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न से तो ठीक है, जो आ गया तो आपका सौभाग्य है कि डायरेक्ट आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ से यदि आप देखते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है प्रश्न करने में सहूलियत होगी। देखिए ये हमारे जो अभी आपको मैंने बताया है, ये समीक्षा अधिकारी का पूरा प्रोग्राम है, आप लोग इससे जुड़िए क्योंकि परीक्षा भी बहुत करीब है और पद भी बहुत अच्छा है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो यदि पद अच्छा है, परीक्षा करीब है, तो 2-3 महीना आप लोग लग करके तैयारी कर लें, और उस तैयारी में आपका ये जो क्लासेस होंगी, ये जो टेस्ट सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ध्रुवाधिकरण संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइए कि जो ध्रुवाधिकरण है वो किससे संबंधित है? तारों की दिशा का ज्ञान कराने वाला नाविक, धान्य में राजा के अंश का संग्रह कराने वाला अधिकारी, हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, ज्योतिषी। आपको बताना है कि ये जो ध्रुवाधिकरण नामक जो व्यक्ति या अधिकारी होता था वो किससे संबंधित होता था, आप लोग जल्दी से बताएं। और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है, और एंशियंट से ऐसे ही कुछ दे देगा और पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिले। तो बताइए ध्रुवाधिकरण संबंधित है, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है कि धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी था ये। देखिए गुप्त काल में भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक योम करड़िक नामक अधिकारी का प्रयोग होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए यहाँ दो फैक्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या करें कि यदि भूमिकर संग्रह की बात करें तो भूमिकर संग्रह कौन कर रहा है? ध्रुवाधिकरण जो ये अधिकारी है ये कर रहा है। लेकिन अगर भूमि का रिकॉर्ड रखने की बात करें कि भाई जो भी भूमि का रिकॉर्ड रख रहा है कौन रख रहा है, तो महाछपटलिक योम करड़िक नामक दो जो अधिकारी होते थे वो रख रहे हैं। और देखिए ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा कि ध्रुवाधिकरण महाछपटलिक करड़िक, तो आपको तो लगेगा कि सब कहीं न कहीं भूमि से ही संबंधित है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो भूमिकर की बात है, संग्रह की बात कर रहा है, वो कलेक्ट जो कर रहा है वो ध्रुवाधिकरण कर रहा है, और रिकॉर्ड कौन रख रहा है भू अभिलेखों का, तो महाछपटलिक एवं करड़िक। गुप्त अभिलेखों में भूमि को जो है, भूमि जो कर होता था इसे क्या कहते हैं? उद्रंग तथा भाग कर कहा जाता है। देखिए आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्रंग या भाग कर क्या थे, तो उद्रंग और भाग कर जो थे वो एक तरीके से भूमि टैक्स थे, मतलब लैंड रेवेन्यू थे। तो आपको इसको भी ध्यान से देख लेना है, और व्याख्याओं पे तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट यहाँ मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, और बहुत संभावना है कि आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिले। वह विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, देखिए था या नहीं था इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए जब भी आप पढ़िए पहली लाइन तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि होता है क्या है कि आप परीक्षा के प्रेशर में गलत कर देते हैं, और गलत करने पे ऐसा प्रश्न गलत होता है जो आपको आता रहता है, और जब 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुकता है तो बहुत तकलीफ होती है 2-4 क्वेश्चन से। तो इसलिए इस तकलीफ से बचने के लिए थोड़ा सा समय दे करके ध्यान से पढ़ लीजिए, और पर्याप्त समय रहता भी है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं रहता, पर्याप्त समय रहता है। चलिए बताइए वह विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, बताएं। बाणभट्ट, फैंसांग, मातंग दिवाकर, मयूर शर्मन। दो तो आप लोग ऐसे ही
कर ले रहे होंगे, बहुत सुने होंगे बाणभट्ट वैनसांग, लेकिन इस दोनों में कौन नहीं था? सभी कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, हर्ष स्वयं विद्वान एवं विद्या प्रेमी होने के साथ साथ विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके दरबार में अनेक कवि एवं लेखक निवास करते थे, जिसमें बाणभट्ट, वैनसांग, मातंग दिवाकर आदि उल्लेखनीय हैं। देखिए, मातंग दिवाकर भी हर्ष के दरबार से संबंधित थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देखना। जबकि मयूर शर्मन इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। चलिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोग बताइए कि चूंकि अभी मैंने यहाँ कहा है कि हर्ष स्वयं विद्वान था, तो उसने तीन रचनाओं की तीन पुस्तकों की रचना की है, और उन पुस्तकों का नाम आपको बताना है। एक तो हम बता दे रहे हैं नागानंद, दो को आपको कमेंट में बताना है। सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार आता है और इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे ध्रुव फर्स्ट, कृष्ण प्रथम, अमोद वर्ष, कृष्ण द्वितीय। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग इसका उत्तर बताएं बिना कंफ्यूज हुए। 6 नंबर को बताएं। सभी लोग कमेंट करते रहें। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है, कृष्ण प्रथम, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, कृष्ण प्रथम कौन थे? तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे, द्वारा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी यहां से भी पूछ सकता है कि जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया वो एकात्मक है कि बहुआत्मक है। तो आपको ध्यान रखना कि एक ही जो चट्टान है उसको काटकर बनाया गया है, और बहुत ही अद्भुत संरचना है। आप लोग को यदि कभी समय मिलेगा तो आप लोग जरूर यहाँ जाइएगा। बहुत ही आपको लगेगा कि हमारे जो एंशियंट एज के जो स्थापत्यकार थे वो कितने ज़्यादा मतलब अनुभवी थे, या कितनी उनमें कुशलता थी, और आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। ये देखिए, आप बृहदेश्वर टेम्पल देखिए, तो आपको लगेगा कि वाकई में वो मनुष्यों तो द्वारा नहीं बनाया गया है। क्योंकि उस समय, आज देखिए, आज तो कुछ भी बनाना संभव हो गया है, क्योंकि तकनीक इतनी डेवलप हो गई है। और ये बन कब रहा है? 7वीं 8वीं शताब्दी में। आप समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा उस समय। अब देखिए, एक ही चट्टान को काट कर जो एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ये पूछा जा सकता है कि कैलाशनाथ जो मंदिर है वो एलोरा की किस गुफा संख्या में है? तो 16 में स्थित है। इस मंदिर में कैलाश पर्वत की भी अनुकृति निर्मित की गई है। देखिए, ये तो यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा ये प्रश्न हो गया, क्योंकि ये गुफा संख्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि किस मंदिर से कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। आप सभी जानते हैं, तो ऐसे लिंक करिए, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर है, शिव भगवान को समर्पित है, और शिव भगवान ही कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो थोड़ा सा जोड़ने का भी प्रयास करिएगा। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है, तो ये इसी मंदिर को माना जाता है, कैलाशनाथ मंदिर को ही। ये भी पूछा गया है, और हो सकता है कि रिपीट हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और वाकई में अगर ये शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये चीजें आपको देखने पे पता चलेंगी कि ये वाकई में आश्चर्य ही है। तो चलिए, हमारा जो है अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णित किया है? बाणभट्ट, भास, कालिदास, भारवी। सही विकल्प चुनिए। केवल ए बी, केवल ए बी सी, केवल सी डी, उपयुक्त सभी। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है ये एकदम सही है। और देखिए, इसमें आपको प्रश्न में भी फैक्ट मिल रहा है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। अब पूछेगा कि एहोल अभिलेख किसका है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है।
और इसके रचयिता कौन है? रविकीर्ति। तो तीन चीज तो आपको यही मिल गई। तो इसको भी ध्यान रखना है कि देखिए प्रश्न यहां से पूछ ले, बहुत सौभाग्य है आपका। लेकिन अगर प्रश्न यहां से पूछ रहा है या व्याख्या से पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। बस आंख और कान दोनों को खुला रखना है। ये जो 20 मिनट आधे घंटे का जो मेरा सेशन होता है आप लोग करते रहिए, नियमित इसमें लगातार बने रहिए। विश्वास करिए कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहां से तो प्रश्न आपका बन ही जाएगा। बाणभट्ट, भास, कालिदास, भारवी, केवल ए बी, केवल ए बी सी सी डी उपयुक्त सभी। आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताएं। 7 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है, केवल सी और डी। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए कर्नाटक के बीजापुर, अब ये भी पूछ सकता है कि जो एहोल है वो कहाँ है, तो वो कर्नाटक जो अपना है उसी के बीजापुर में एहोल नामक स्थान से चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कर्नाटक का बीजापुर, बीजापुर में एहोल एक स्थान है, यहीं से पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता रविकीर्ति थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसी अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध एवं हर्ष के पराजय का भी वर्णन मिलता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो भी 1-2 स्टार लगाना हो आप लोग लगा लें, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना कि कहाँ से हर्ष के पराजय का उल्लेख मिलता है। तो देखिए जो बाणभट्ट है या वैनसांग ये सब भी चर्चा तो करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि उसमें हर्ष जो है वो पराजित हुआ है। और ये कैसे बताएंगे, क्योंकि ये सब तो हर्ष के जो है वो दरबारी कवि रहते हैं। जो दरबारी कवि रहती हैं वो तो प्रशस्ति परक शैली में लिखते हैं, तो अपने स्वामी की हार को कैसे बताएंगे। लेकिन चूंकि एहोल जो है वो रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है तो यहाँ इसकी जानकारी मिलती है। और ये सत्य के करीब भी है, क्योंकि जो है हर्ष का जो है नर्मदा के नीचे का विस्तार नहीं हो पाता है, और चूंकि नर्मदा जो नदी है उसके नीचे इनका ही आधिपत्य रहता है। तो ये सही है। और इसी अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच के युद्ध एवं हर्ष की पराजय का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में कवि जो है, कवि कौन है? रविकीर्ति है, ने स्वयं को कालिदास एवं भारवी के समान बताया है। मतलब इस अभिलेख की रचना करके वो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता है कि जब जैसे होता है कि कोई अगर बहुत अच्छा काम कर जाता है तो लोग उसकी तुलना पीछे के महान लोगों से करते हैं, तो ये स्वयं अपनी तुलना कर रहा है कि ऐसा करके मैंने कालिदास और भारवी के समान जो है वो यश पाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए ये हमारी सूचना है, इसको तो मैंने बता ही दिया है, एक बार और आप लोग देख लें। और यहाँ ऑफिस में संपर्क करके ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, गुप्त काल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संदर्भ में पूछ रहा है। भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। देखिए अभी जस्ट अगर आपने पीछे का जो क्वेश्चन हो ध्यान से किया होगा तो आप इसमें जो है गलत ऑप्शन चुन रहे होंगे कि इसमें कौन सा जो है कथन सही नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो कमेंट सभी लोग करते रहिए, बताइए 8 नंबर। और इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे ही विस्तार से बताया है कि केंद्रीय नियंत्रण में ये वृद्धि नहीं हुई थी। भाई केंद्रीय नियंत्रण तो तब होता कि जब केंद्र बहुत शक्तिशाली होता। अगर केंद्र ही शक्तिशाली नहीं रह गया है तो वो कैसे नियंत्रित करेगा? तो यानी कि ये विकेंद्रीकरण का काल था, मौर्यों की तरह ये केंद्रीकृत इनका नहीं था। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए पूर्व मध्यकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग सामंत का उदय हुआ। आप जो है सामंतवाद पढ़ते होंगे, मेंस के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका होगा तो वहां से तो ये आता ही है, जिससे केंद्रीय नियंत्रण में कमी आई। अब मैंने पीछे ही बताया कि जो सामंत होते थे ये अपने अपने क्षेत्र में एक तरीके से
कुछ एक मामलों को छोड़ करके। वो मामले क्या होते थे कि जब कभी राजा को युद्ध करना होता था तो सामंत को एक पर्टिकुलर एक अपनी जो सैनिक व्यवस्था थी उसको उसके साथ सहयोग करना होता था। और कभी कभी राजा की स्थिति खराब रहती थी तो ये लोग क्या करते थे, ये विपक्षी राजा से भी मिल जाते थे और अपने ही जो जिसके ये सामंत थे उसी को हरा देते थे। और कभी कभी तो ये इतने शक्तिशाली हुए हैं कि इन्होंने अपने जो राजा थे जिनके ये सामंत थे उनको हरा करके मार करके खुद जो है वो गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इतने मजबूत वर्ग हैं। तो ऐसे वर्ग के समय में केंद्रीकरण की स्थिति तो हो ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदानों का प्रमुख योगदान रहा है। देखिए ये जो सामंतवाद का जो विकास हुआ है तो ये कैसे विकसित, तो कैसे इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो आप सभी जानते हैं कि चूंकि राज्य का जो अश्व होता है वो राजस्व होता है। भाई अगर रेवेन्यू ना रहे तो राज्य रूपी संस्था चले ही ना। और इस राज्य रूपी संस्था को चलाने के लिए चूंकि उस समय रेवेन्यू के तहत क्या मिलता था, तो वो मिलता था जो भूमि कर होता था। तो मतलब जिसका भूमि पर कब्जा होता था, अधिकार होता था, वो शक्तिशाली हो ही जाता था। और इन लोगों को क्या है कि शासकों द्वारा भूमि तथा ग्राम अनुदान खूब दिया जा रहा था। वो कई कारण से दिया जा रहा था, उसमें हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। तो जिससे ये एक तरीके से भूमिपति बन गए। और भूमिपति यदि बन गए तो फिर पूंजीपति धनपति तो ऐसे बन ही जाए क्योंकि धन का स्रोत ही वही था। समाज में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से विवाह, खान पान तथा अस्पृश्यता के नियम अत्यंत कड़े कर दिए गए थे। ये भी एकदम सही बात है क्योंकि इस समय तक आते आते क्या है कि समाज में विभिन्न जातियों का उदय हो गया था। तो विभिन्न जातियों के उदय के कारण जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने बहुत से कठोर नियम बनाए ताकि जो है वो शादी विवाह की जो एक परंपरा जो पहले से चली आ रही थी वो कायम रह सके। तो ये सारी इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न आप लोग देखें। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, किससे संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। 1-2 सही है, केवल 3 सही है, 1-3 सही है, सभी सही हैं। जल्दी से आप लोग बताइए किसका उत्तर क्या होगा और बिना कंफ्यूज हुए। देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं, ऐसे मैंने प्रश्न ही उठाया है कि जहां से आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 1-2 सही है, केवल 3 सही है, 1-3 सही है, सभी सही है। और इसमें जिन लोगों ने 9 नंबर में सी बताया वो एकदम सही है, 1 और 3 सही है। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ सकता है कि जो एलिफेंटा के गुफा मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। ये 7 गुफा मंदिर हैं। साथ ही यहाँ से 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। मतलब हिंदू धर्म की तो बहुलता है एलिफेंटा में, लेकिन 2 बौद्ध धर्म की गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो यानी कि ये हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं-6वीं ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो वो एलिफेंटा गुफाओं से ही मिली है। इसका भी ध्यान रखना है। और थोड़ा सा एलोरा के बारे में भी आप जान लीजिए कि आप एलिफेंटा जान गए तो एलोरा को भी जानिए कि एलोरा भी राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। मतलब इसके भी निर्माणकर्ता कौन थे, राष्ट्रकूट शासक ही थे। यहाँ से कुल 34 शैलकृत गुफाएं मिली हैं जो हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। देखिए पहला क्या है, जो एलिफेंटा है वहां से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन जो एलोरा है वहां से हिंदू, जैन और बौद्ध, मतलब इसमें जैन भी जुड़ जाता है और ऊपर वाले में केवल बौद्ध रहते हैं। तो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है एलिफेंटा और एलोरा में। और इसीलिए देखिए मैंने यहाँ डिटेल्स दे भी दिया नोट करके, ताकि आपको एक ही जगह मैटर मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखना है। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये आया है, तो ये तो किसी को गलत भी नहीं करना है। ईंट निर्मित मंदिर एरड़, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भीतरगांव, विष्णु मंदिर भुमरा। आपको बताना है कि कौन सा मंदिर किससे सुमेलित है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें। देखिए सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। 10 नंबर, 10 नंबर बताएं। और ईंट निर्मित मंदिर अगर एक भी पकड़ रहे हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। बताइए, अब इतना क्लू दे दिया आप लोगों को। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और इसकी व्याख्या थोड़ा सा आप लोग देखें। देखिए ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है, वो भीतर गांव में है। और दशावतार मंदिर कहाँ है, वो देवगढ़ में है। शिव मंदिर भुमरा में है और विष्णु मंदिर एरड़ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर भीतर गांव मंदिर की बात करेंगे, भीतर गांव जो स्थान है वहां से ईंट निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ है, जो गुप्तकालीन मंदिर है। देखिए गुप्तकालीन तो सभी हैं, तो दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भुमरा और विष्णु मंदिर जो है वो एरड़ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक है, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सोचना है। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। देखिए ये हमारा जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स है। ये यदि आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा होगा तो पीछे जाके देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप करंट इग्नोर करके परीक्षा में जाएंगे, देखिए परीक्षा में महत्वपूर्ण तो सभी होता है, लेकिन कुछ पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो करंट यदि गलत कर रहे हैं तब तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, क्योंकि करंट में बनाने वाले अच्छा कर जाते हैं। तो आप लोग जाके देख लें, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें। हाँ ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।